सुपर आर्यन एपिसोड 224। आर्यन विजय के परिवार की आत्माओं को आज़ाद कराने गया। जिस शैतान ने उन सबको कैद किया था, आर्यन ने उस शैतान पर अपने एक लाल फरसे से हमला कर दिया, जिसकी शक्ति को देखकर शैतान ने अपने चारों तरह एक कवच बना लिया। उसे उम्मीद थी कि उसका शक्तिशाली कवच आर्यन के हमले को रोक देगा। उस कवच को देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरे हमले को रोक सको इतनी तुम में शक्ति नहीं। आर्यन के इतना कहते ही लाल फरसा शैतान के बनाए कवच से टकरा गया। लाल फरसा कवच को धमाके के साथ तोड़ते हुए आगे बढ़कर शैतान से टकरा गया, जिससे शैतान के मुंह से चीख निकली और खून की उल्टी करते हुए जोरदार तरीके से फिर से दीवार से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। लाल फरसे के हमले की वजह से शैतान के पूरे शरीर से खून निकलने लगा और उसकी शैतानी ऊर्जा नष्ट होने लगी। ये देखकर शैतान जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं अपनी शक्ति खो नहीं सकता है कालकेय हमारी मदद करो। उस शैतान ने इतना कहा ही था, तभी उसके शरीर में विस्फोट हुआ और चारों तरफ शैतानी ऊर्जा फैल गई, जिसे देखकर आर्यन ने अपने शरीर से दिव्य ऊर्जा निकालकर सभी शैतानी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। तभी वहां एक परछाई प्रकट हुई, जिसे देखकर आर्यन बोला, अपने सेवक की मदद करने आए हो कालकेय। वो परछाई कालकेय के क्लोन की थी। वास्तविक कालकेय को अब भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। आर्यन की बात सुनकर कालकेय का क्लोन बोला, आर्यन, तुम मेरे सेवकों पर अपनी शक्ति क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें भविष्य के युद्ध की चिंता नहीं है? मुझे तुम्हारे सेवकों पर शक्ति प्रदर्शन का शौक नहीं है कालकेय, लेकिन तुम्हारे सेवक मुझसे जुड़े लोगों पर हमला करते हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे आना पड़ता है तुम्हारे सेवकों के सामने, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर कालकेय बोला, सबका हिसाब में ध्यान से बाहर आने के बाद करूंगा। उस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में शैतानों का राज होगा। इतना बोलकर कालकेय का क्लोन गायब हो गया। उसके बाद आर्यन बोतल में बंद आत्माओं की तरफ देखा और अपने हाथ को हिलाया, जिससे सभी बोतलें टूट गई, जिसके बाद सभी आत्माएं बाहर आ गई और आर्यन की तरफ देखने लगी। आर्यन ने जब जांच की, आर्यन को कुछ आत्माओं पर थोड़ी सी शैतानी ऊर्जा का असर था, जिस कारण वो सब आर्यन ने गुस्से में देख रहे थे। ये देखकर आर्यन ने अपने शरीर की पवित्र ऊर्जा से शैतानी ऊर्जा वाली आत्माओं को ढक दिया, जिसकी वजह से आत्माओं के अंदर का शैतानी ऊर्जा नष्ट हो गया और वो आत्मा पहले की हो गए। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद एक आत्मा बोला, तुम कौन हो लड़के, और तुमने हमें इस कैद से क्यों आज़ाद करवाया? मैं यहाँ 3 आत्माओं को ढूंढते हुए आया हूँ, आप सब में कोई विजय को जानता है? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी आत्माएं एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक औरत की आत्मा सामने आई और बोली, विजय तो मेरे बेटे का नाम है, क्या तुम मेरे बेटे के बात तो नहीं कर रहे हो? उस औरत की आत्मा की बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंख बंद की। तभी आर्यन के सिर से ऊर्जा निकली और तीर आकृति में बदल गई, जिसमें एक विजय की आकृति थी। उन तीनों आकृति के प्रकट होने के बाद आर्यन बोला, इन तीनों में आपका बेटा कौन है? आर्यन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए पुष्टि करना चाहता था कि विजय के परिवार वाले ही है। सामने तीनों आकृति को देखने के बाद एक आदमी का आत्मा सामने आया और विजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमारा बेटा विजय है। उस आदमी की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और बोला, नमस्ते चाचा चाची, मैं आर्यन हूँ, विजय का दोस्त। मैं आप सबको लेने आया हूँ, वो आप सबको बहुत याद कर रहा है। क्या हमारा बेटा ठीक है? वो सुरक्षित है न? विजय के पिता ने कहा, हाँ वो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अब आपके चलने का समय आ गया है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर विजय के माता पिता और बहन, जो अपने माता पिता के पीछे खड़ी थी, वो तीनों बहुत खुश थे। तभी एक आत्मा बोला, तो हम सबका क्या होगा? उस आत्मा की आवाज सुनकर आर्यन बोला, आप सब वहां जाएंगे जहां मरने के बाद सभी आत्माएं जाती है। आर्यन के इतना बोलते ही आर्यन के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली और विजय के परिवार को छोड़कर बाकी सभी आत्माओं को अपने घेरे में ले लिया। कुछ पल बाद जब आर्यन ने अपनी ऊर्जा वापस ली तो सभी आत्माएं ऊर्जा में बदलकर गायब हो गए। सभी के गायब होने के बाद आर्यन ने अपनी ऊर्जा से विजय के परिवार को घेर लिया, फिर वहां से गायब हो गया। लेकिन वहां से जाने के बाद आर्यन ने उस जगह को नष्ट करने का सोचा और अपनी शक्तिशाल से एक झटके में उस जगह और पूरी की पूरी टापू को नष्ट कर दिया। आर्यन की शक्ति की वजह से पूरा टापू एक धमाके के साथ समुद्र में समा गया, जिसके बाद आर्यन वहां से गायब हो गया। आर्यन जय अगली बार प्रकट हुआ तो वो अपने आयामी दुनिया के हवेली के सामने था। हवेली के सामने आने के बाद आर्यन हवेली के अंदर आया तो हॉल में उसे हर्षिता दिखी, जो सामने खड़े 3 इंसानों को देख रही थी। उन तीनों इंसानों में 2 औरत और 1 मर्द था। उन सबकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि तीनों मूर्ति है। हर्षिता मूर्ति को देख ही रही थी। तभी उसे आभास हुआ कि कोई हवेली के अंदर आया तो हर्षिता दरवाजे की देखी जहां आर्यन खड़ा था। दरवाजे पर आर्यन को देखकर हर्षिता तेजी में आर्यन के पास गई और बोली, भैया हमने अपना काम कर दिया। क्या आपने अपना काम किया? तीनों आत्माएं मिली। हाँ मिल गई है। क्या शरीर पूरी तरह से तैयार है? आत्माओं के लिए आर्यन ने पूछा। हाँ भाई, शरीर पूरी तरह से तैयार है। एक बार आत्माएं इसके अंदर चली जाए और इस नए में पूरी तरह से स्थापित हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि इस शरीर की ऊर्जा कैसी है, हर्षिता ने कहा।
ठीक है, मैं अभी आत्माओं को बुलाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथ को दिलाया, जिससे एक ऊर्जा का गोला वहां प्रकट हो गया। आर्यन ने जल्दी से उस ऊर्जा गोला की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। आर्यन के ऐसा करते ही वहां 3 परछाई प्रकट हुई। वो तीनों प्रकट होते ही आसपास देखने लगी। कुछ पल आसपास देखने के बाद विजय की माँ बोली, विजय कहाँ है? वो नहीं दिख रहा है। मैंने उसे अभी नहीं बताया है कि मैंने आप सबको बचा लिया है। जब आप सब शरीर धारण कर लेंगे उसके बाद हम विजय से मिलेंगे, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर विजय के पिता बोले, तो हमारा शरीर कहाँ है? वो तो हमें दिख नहीं रहा है। आप सबका पुराना शरीर नष्ट हो चुका है, इसलिए हमने आप सब के लिए ये 3 नए शरीर बनाए हैं, जो आज से आपका शरीर होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन ये शरीर तो किसी मूर्ति की तरह लग रहे हैं और इसके चेहरे भी हमारे चेहरे से नहीं मिल रहे हैं। विजय की बहन बोली, उसकी चिंता आप सब मत कीजिए। जैसे ही आप सब इस शरीर में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे, वैसे ही आपके नए शरीर का चेहरा और बाकी सब पहले वाले शरीर की तरह हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबको कम से कम 1 महीने के लिए ध्यान करना होगा, आर्यन ने कहा। ठीक है, हम तैयार है, विजय के पिता बोले। उनकी बात सुनकर आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे विजय के पिता एक ऊर्जा पुंज में बदल कर गए। जिसके बाद आर्यन ने अपने हाथों से इशारा किया, जिससे ऊर्जा पुंज एक शरीर के सिर में समाहित हो गया। ऊर्जा पुंज के शरीर में समाहित होते ही उस शरीर की आंखें एक झटके में खुल गया और वो इधर उधर देखने लगे, जिसे देखकर आर्यन बोला, अब आप ध्यान कीजिए और इस शरीर में पूरी तरह से स्थापित हो जाए। आर्यन की बात सुनने के बाद विजय के पिता अपने नए शरीर के साथ ध्यान में बैठ गए। उसके बाद आर्यन ने विजय की माँ और बहन के साथ भी ऐसा ही किया, जिसके बाद वो दोनों भी ध्यान करने के लिए बैठ गए। तीनों के ध्यान में जाने के बाद आर्यन हर्षिता की तरफ देखा और बोला, तुमने अपनी शक्ति का बेहतरीन उपयोग किया है। कुछ समय आराम करो, उसके बाद मैं सबके लिए कुछ लाया हूँ, जिसकी सहायता से तुम सब जल्दी से अर्धदेव शक्ति क्षेत्र तक पहुँच जाओगे। हर्षिता इस वक्त ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र की योद्धा बन गई थी। वो ज्यादा समय आयामी दुनिया में नहीं बिताती थी, जिस कारण वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। वही आर्यन के योद्धा पिछले 1 साल में देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा बन गए। अब वो सब देवता बनने से कुछ ही कदम की दूरी पर है, लेकिन यही कदम सबसे मुश्किल है, जिस कारण वो सब अब तक देवता नहीं बन पाए हैं। कुछ योद्धा को देव शक्ति क्षेत्र के संत अधिपति तक पहुंचने के बाद भी देवता नहीं बन पाते हैं, क्योंकि संत अधिपति तक पहुंचने में जितनी मेहनत लगती है उससे 50 गुना अधिक मेहनत लगती है संत अधिपति से देवता बनने में, जिस कारण आर्यन का कोई भी योद्धा अभी तक देवता नहीं बन पाया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आर्यन ने नरक क्षेत्र के रास्ते में आने वाले उल्का पिंडों की ऊर्जा पुंज को अपने पास रख लिया था। आर्यन ने करीब 200 ऊर्जा पुंज इकट्ठा कर लिए थे ताकि वो सभी को देवता बना सके। आर्यन जल्दी से जल्दी अपने सभी योद्धा को देवता बनाना चाहता था, क्योंकि आर्यन को आभास था कि आने वाले युद्ध में कालकेय कुछ बड़ा करने वाला था। आर्यन कालकेय को अच्छे जानता था। आखिर एक समय वो उसका भाई था, जिस कारण आर्यन कालकेय के रग रग से वाकिफ था। इसलिए युद्ध में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। आर्यन अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी करना चाहता था। हर्षिता के आराम करने जाने के बाद आर्यन ने थोड़ा ध्यान करने सोचा। आर्यन जानता था कि इससे इसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी वो ध्यान करके थोड़ा शांत होना चाहता था। आर्यन के दिमाग में जब जब कालकेय का ख्याल आता था, आर्यन के दिमाग में हलचल होने लगती थी। आयामी दुनिया में तेजी में समय बिता और 1 महीने बीत गए। 1 महीने बीतने के बाद आर्यन जब विजय के परिवार वाले के पास गया तो उनके शरीर की ऊर्जा शक्ति लौट आई थी। उनका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। आर्यन ने महसूस किया कि तीनों सप्तऋषि मंडल के योद्धा बन चुके थे। जब दोनों मरे थे तब तीनों नक्षत्र मंडल के योद्धा थे, लेकिन नए शरीर का उन्हें लाभ मिला और वो तीनों सप्तऋषि मंडल के योद्धा बन गए। आर्यन उन तीनों को देख ही रहा था। तभी विजय की पिता ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोले और अपने सामने आर्यन को देखकर अपनी जगह से उठे और आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते हो। तुमने एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया है। ऐसा तो केवल कोई शक्तिशाली देवता ही कर सकते हैं। विजय के पिता को अपने सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर आर्यन उनके हाथ को पकड़ते हुए बोला, आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ मत जोड़िए, मैं ये सब विजय के लिए किया है। विजय मेरा अच्छा दोस्त है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँ कम है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है जिसे तुम जैसा दोस्त मिला है, विजय के पिता ने कहा। विजय के पिता ने इतना कहा ही था, तभी उनके पीछे से एक आवाज आए, अपने सही कहा, हमारा विजय बहुत किस्मत वाला है। आखिर ये किसकी आवाज थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।